हेलो, कैसे हैं आप लोग? मैं फिर आ गया हूँ अपने आज एक टॉपिक को लेकर के डिस्कशन के लिए आप लोगों के बीच। तो हम लोग पीछे वीडियो में लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड पढ़ रहे थे। लॉ ऑफ मोशन में तो ऐसा कुछ ज़्यादा खास था नहीं कि जो आप लोग ना जानते हों, तो उसमें तो आप लोग सब कुछ जानते थे। देखिए, आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो वाकई में बड़ा इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा इसकी स्टार्ट करते हैं। जैसे आप जब क्रिकेट खेलते होगे, सब लोग वही क्रिकेट खेलते हैं, तो होता क्या, जब कोई गेंद आप कैच करते हो, बॉल को कैच करते हो, क्या होता है? ऐसे करते हो कि ऐसे हाथ खींचते हो बॉल का ऐसे समय। अगर आप ऐसे हाथ रखते हो तो आपके हाथ पे चोट ज़्यादा लगती है, और जब उसको गेंद जैसे हाथ में है, उसको पीछे खींच लिया तो आपको हाथ में चोट कम लगती है। ऐसा क्यों? कभी सोचे हो? जब आप छत से कूदते हो, मान लो कोई ऊंची जगह से कूदो, छत से नहीं कूदना है, चोट लग जाएगी। जब हम ऊंची जगह से कूदते हैं तो क्या होता है, जैसे कूदे हम थोड़ा बैठ गए, क्या होता है, हमारे शरीर पे जो झटका है वो कम लगता है। लेकिन अगर आप कूदो और ऐसे बिल्कुल खड़े रहो तो असर जो होगा वो ज़्यादा होता है। ये आप लोग ये आपको प्रैक्टिकली भी अपने सब लोगों ने करा होगा, ये हमको पता है। तो आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, आखिर ये ऐसा क्यों, व्हाई। तो यहां पर आज हम लोग जो टॉपिक लेके आए हैं वो भैया आपका टॉपिक है सबसे पहला इम्पल्स। इम्पल्स, जी हाँ, इम्पल्स के बेसिस पर हम लोग इस एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों हम लोग हाथ पीछे खींचते हैं। तो सबसे पहले जान लें इम्पल्स होता क्या है। ये होता है भैया कि जब कोई लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स, बहुत ज़्यादा फोर्स और बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए अप्लाई होता है, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है क्या कहलाता है? इम्पल्स कहलाता है। जैसे इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो भैया आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है फोर्स, फोर्स इनटू लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स। इसको लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन, ये इसका मेन फॉर्मूला होता है। ये इसका मेन फार्मूला होता है, आई इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन। मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स कितने बहुत छोटे समय के लिए जो अप्लाई होता है तो उसको कहते हैं इम्पल्स। ठीक है, ये तो इसका फॉर्मूला हो जाता है। जरा हम एक इसको फॉर्मूला निकाल भी लें, ये तो हो गया कि लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स जो स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए अप्लाई होता है तो दोनों का जो प्रोडक्ट है किसके बराबर होता है? इम्पल्स के बराबर होता है। थोड़ा इसका फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। देखो, सपोज करते हैं, लेट जो टाइम ड्यूरेशन है, कितना है टाइम ड्यूरेशन, हमको निकालना है कि टाइम ड्यूरेशन मान लेते हैं, लेट T1 एंड T2 में टाइम ड्यूरेशन मान लिया। टाइम ड्यूरेशन विल बी, टाइम ड्यूरेशन विल बी कितना है, या ऐसे लिखो, टाइम ड्यूरेशन इज T1 एंड T2। हमको T1 और T2 के बीच में कितना इंपल्स लगा यहां पर वो हमको निकालना है। अब T1 कितना है, T2 कितना, हमको तो पता नहीं है। ठीक है, तो हम ये सपोज करेंगे, लेट F be the force which is applied in time, in small time dt। ठीक है, मैंने ये मान लिया कि छोटा सा एक टाइम गैप है जिसपे F फोर्स वर्क कर रहा है। तब उस समय भैया इंपल्स कितना होगा? भाई छोटा सा टाइम, बहुत छोटा है तो छोटा सा इंपल्स होगा ना, तो उसको हम लोग इंपल्स को क्या मान लेते हैं? डी आई, एफ इंटू डी टी। फॉर्मूला तो यही कहता है। हमको निकालना किस में है? इस गैप में, T1 और T2 गैप में निकालना इंपल्स कितना होगा। क्या करेंगे, छोटे से टाइम में तो पता हो गया। जैसे मान लेते हैं T1 ये है और T2 आपका ये है,
तो इतने गैप में हमको निकालना है, और हमने क्या निकाले, छोटे से टाइम गैप में निकाल लिया। छोटे से टाइम में निकाल दिया कितना इंपल्स, इतना, और इतने रेंज में निकालने तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहां कर लिख देंगे ऑन इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन इसका कर देंगे डी आई, और इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, T1 से T2 तक का, ये हो जाएगा F इंटू डी। ठीक है, ये क्या आ गया भैया, ये बन गया मेरा नेट इम्पल्स, F बाहर हो जाएगा, और इसका हो जाएगा आपका T2 माइनस T1, और इसको क्या लिखते हैं, इसको डेल्टा टी लिख सकते हैं। तो I इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी, वही फॉर्मूला आ गया जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, क्या आ गया, I इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई होता है टाइम ड्यूरेशन के लिए, छोटे टाइम ड्यूरेशन के लिए, तो वो कहलाता है दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर, इंपल्स के बराबर होता है। ठीक है, और ये मैंने उसका छोटा सा डेरिवेशन कर दिया। तो अब इसका डेरिवेशन तो हो गया, ये तो एक फॉर्मूला आया आपके पास भैया। अभी दूसरा भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव करेंगे, इसी का ही है, तो इसकी जरा यूनिट देख लेते क्या होता है। देखो भैया, मैं यूनिट याद करने के लिए नहीं बोलूंगा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट होगी, देखो फोर्स और डेल्टा टी, मतलब फोर्स और टाइम लिखा हुआ है, तो यहां पर इसकी जो यूनिट होगी, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और इसकी यूनिट सेकेंड। ठीक है, अगर इसको एम में चेंज कर दोगे, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, तो हो जाएगा के जी एक्सेलरेशन मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, के जी मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैं यूनिट को निकाल के दिखा रहा हूं, चाहे आप ये वाली याद कर लीजिए, चाहे ये वाली याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों एक ही यूनिट है। तो अब एक फॉर्मूला तुम्हारे पास आ गया इंपल्स का, अब जरा दूसरा भी निकाल लेते हैं, देखो कैसे। इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। देखो भैया, दूसरा क्या फॉर्मूला आता है, देखो हमको क्या निकालना है, हमको जो मैंने गैप, टाइम गैप माना था, कौन सा, T1 एंड T2 मेरा टाइम गैप था। इस टाइम गैप में जो मोमेंटम में चेंज हो रहा है, भाई अगर वेलोसिटी की बॉडी में चेंज हो रहा है तो मोमेंटम चेंज तो होना ही होना है। तो मान लेते हैं कि इस टाइम गैप में जो मोमेंटम चेंज हो रहा है वो P1 से P2 चेंज हो रहा है, P1 से P2 चेंज हो रहा है। तो यहां पर अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा देखते हैं, न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाते हैं, न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाते हैं। तो यहां पे लिख देंगे यूजिंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ। अब न्यूटन का सेकेंड लॉ यूज करते हैं, क्या होता है भैया, F इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डी पी इज इक्वल टू एफ इंटू डी टी। ठीक है, हमको तो इस टाइम गैप में निकालना है ना, क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर दीजिए, ऑन इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेशन, तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, एफ इंटू डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी पी, लिमिट अप्लाई कर दीजिए, टाइम की लिमिट है T1 से T2 और मोमेंटम की लिमिट है P1 से P2। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, यही तो लिखा है, यानी कि इसको लिख सकते हैं मोमेंटम, इधर वाले को, ये पूरा लिखा है मोमेंटम, वही चीज आएगी पूरी ये वाली, और इधर क्या लिख सकते हैं, P2 माइनस P1, देखो। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम, यानी कि चेंज इन मोमेंटम। तो ये आ गया भैया आई, तो एक फॉर्मूला आपको ये भी बन गया मोमेंटम का, दिस। ठीक है, तो चाहे कहो कि लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन ए वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल,
देन दिस प्रोडक्ट इज नोन एज इम्पल्स। ये भी कह सकते हो, या कह सकते हो कि चेंज इन मोमेंटम इज आल्सो कॉल्ड इम्पल्स। ठीक है, जैसा आप कहना चाहो वो कह सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और है, जो इम्पल्स है भैया, इम्पल्स मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इम्पल्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, मोमेंटम के, चेंज इन मोमेंटम के बेसिस पर। यहां लिख देंगे ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। आप कहोगे साहब ये कैसे? अगर मोमेंटम में चेंज बढ़ रहा होगा तो पॉजिटिव है, मोमेंटम में चेंज कम हो रहा होगा तो निगेटिव होगा, नो चेंज इन मोमेंटम जीरो होगा। ठीक है, मोमेंटम में चेंज बढ़ रहा है पॉजिटिव, कम हो रहा है माइनस, नो चेंज तो जीरो। ठीक है, अब ये तो देख लिया कि व्हाट इज मोमेंटम। तो दो हमारे पास डेफिनेशन निकल गए, एक फोर्स इनटू डेल्टा मतलब फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, और एक आया चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, चलो अब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर हम लोग हाथ क्यों पीछे खींचते थे। जानता हूं आप लोग वही सोच रहे होंगे क्यों आप लोग हाथ खींचते हैं पीछे। देखो भैया, अब आपको पता भी चल जाएगा हम लोग क्यों हाथ पीछे खींच लेते हैं। देखो, देखो ये फॉर्मूला भी लिखा रहने देते हैं क्योंकि भी यूज पड़ेगा हम लोगों को। सपोज करते हैं ये एक बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी पे दो फोर्स लग रहे हैं, इस बॉडी पे दो फोर्स लग रहे हैं, इस बॉडी पे F1 फोर्स लग रहा है और एक F2 फोर्स लग रहा है। ठीक है, एक F1 फोर्स लग रहा है T1 समय के लिए, F2 फोर्स लग रहा है T2 समय के लिए। लेकिन यहां पर जो इंपल्स प्रोड्यूस होगा फॉर सेम इंपल्स, इंपल्स सेम होना चाहिए, इंपल्स को सेम रखते हैं तो अब देखो क्या होगा, हमको पता है I इज इक्वल टू F1 इंटू T1 और I इज इक्वल टू F2 इंटू T2। ठीक है, अब दोनों के इंपल्स सेम है तो बराबर कर दीजिए दोनों को, F1 T1 इज इक्वल टू F2 T2। यहां से थोड़ा ऐसे लिख दो, F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। ठीक है, अब यहां से रिलेशन क्या मिल गया, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। अब यही हमको यहां पे ध्यान देना है, बस यही चीज काम की है। चाहते तो यहां से भी बता सकते थे आपको कि जैसे हमको अगर ये चीज कांस्टेंट करनी है, दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, ये मैंने आपको पहले बहुत अच्छे से बता भी चुके हैं। ठीक है, तो चाहे वैसे समझ लीजिए चाहे इस तरीके से समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको बस यही ध्यान देना है कि हमको इंपल्स को सेम रखना है और दोनों में कैसे रिलेशन हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर टाइम बढ़ता है तो फोर्स कम लगेगा। अब एक्सप्लेन करते हैं, जब गेंद आपके हाथ पे लगती है, ठीक है, अगर आपने उसकी वेलोसिटी को जीरो करने तुरंत जीरो कर दिया तो टाइम क्या कर दिया आपने, कम कर दिया। वेलोसिटी को जीरो होने में टाइम को कर दिया आपने बहुत कम। जब ये बहुत कम हो जाएगा तो फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए आपके हाथ में फोर्स ज्यादा लगता है। जब अपने हाथ पीछे खींच लिया, मतलब जैसे हाथ पे गेंद टकराई, जैसे मान लीजिए आई, उसको मैंने पीछे खींच लिया, मतलब वेलोसिटी को जीरो करने में आपने कुछ टाइम लिया, टाइम बढ़ा तो फोर्स कम हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग हाथ पीछे खींच लेते हैं। जैसे जब आप ऊंचाई से कूदते हो, ऊंचाई से कूदे और ऐसे खड़े रहे, मतलब आप ऐसे आए और ऐसे धड़ाक से रुक गए, यानी कि आपकी वेलोसिटी जो है सडनली जीरो हो गई, टाइम उसको कुछ मिला ही नहीं। जब टाइम कम हो गया तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, मतलब आपको ज़्यादा फोर्स फील होगा। अगर ऐसे हो जाए
तो टाइम ज़्यादा लग रहा है वेलोसिटी को जीरो होने में, तो इसलिए ये ज़्यादा हो जाएगा, ये बढ़ेगा तो फोर्स आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, जब हम किसी ऊंचाई से कूदते हैं थोड़ा सा बैठ जाते हैं, जब बॉल को कैच करते हैं तो हाथ को हम पीछे खींच लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया भैया हम लोगों का इम्पल्स। बहुत आसान है, आपको बस यही दो फॉर्मूले याद रखने हैं, I is equal to F इंटू डेल्टा टी, I is equal to P2 माइनस P1। ये तो हो गया सिंपल जब हम फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं इम्पल्स। अगर ग्राफिकल आ जाए तो क्या करोगे, मान लेते हैं कोई आपको ग्राफ दे दिया, तो बताएगा, कहेगा भैया अब बताओ जरा कि कितना इम्पल्स होगा। देखो जरा, अब हम ग्राफिकल मेथड से देख लेते हैं इम्पल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूले से तो हम लोगों ने देख लिया। देखो ग्राफिकल मेथड में हम दो तरीके से ग्राफ बनाएंगे आपके पास। देखो सबसे पहला फॉर कांस्टेंट फोर्स, क्योंकि हमको पता है मेरे पास फोर्स जो है दो तरीके से होते हैं, एक कांस्टेंट फोर्स होता है, एक आपका वेरिएबल फोर्स होता है। मतलब आपने किसी बॉडी पे लगा दिया एक फोर्स 5 न्यूटन का, तो वो हो गया कांस्टेंट। और फोर्स आपका जब कंटिन्यू वेरी करता है, कभी कम कभी ज्यादा कभी कम, तो होता है वेरिएबल फोर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन दो तरीके से आते हैं, एक कांस्टेंट फोर्स के टर्म में, एक आता है फॉर वेरिएबल फोर्स के टर्म में। ठीक है, अब कांस्टेंट फोर्स का जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से बना होगा, ये डेल्टा टी होगा, ये एफ होगा, और ये ग्राफ कुछ ऐसे बना होगा। और जो वेरिएबल फोर्स से बना होगा तो कोई भी एक शेप बना होगा इस तरीके से, मान लेते हैं ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, कोई भी ग्राफ बना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से दिया होगा, ये कांस्टेंट फोर्स के लिए ग्राफ दिया होगा, ये आपको दिया होगा वेरिएबल के लिए। अब कहेगा इंपल्स फाइंड करो, कैसे फाइंड करेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो यहां लिख देंगे एरिया अंडर एफ डेल्टा टी ग्राफ। जो भी ग्राफ दिया हो, चाहे वेरिएबल कांस्टेंट का हो चाहे वेरिएबल का हो, इनके उस जो आपका ग्राफ दिया हुआ है उसके हमको एरिया निकाल देना है। जैसे अगर इसकी बात करते हैं तो ये रेक्टेंगल टाइप में बन गया, इसका एरिया निकाल देना है, और यहां पर जो भी ग्राफ आपको गिवन होगा उसका एरिया निकाल देना है। वो एरिया किसके बराबर होगा, वो एरिया होगा भैया इंपल्स के बराबर। ठीक है, एरिया अंडर एफ टी ग्राफ इज इक्वल टू इंपल्स के बराबर होगा, ये ध्यान देना है। मतलब ये जो एरिया होगा ये इंपल्स को डिनोट करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भैया, ये ध्यान देना है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया इंपल्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि न्यूटन के हम लोग देखो तीनों लॉ पढ़ लिए, कि फर्स्ट लॉ क्या होता है, सेकेंड लॉ क्या होता है, थर्ड लॉ क्या होता है, ये सब पढ़ लिए। अब अगर आपसे पूछ दे रियल लॉ क्या होता है, रियल लॉ ऑफ मोशन, रियल लॉ ऑफ मोशन पूछते क्या होता है, तो सबसे पहले समझ लें रियल लॉ मतलब क्या होता है, कि एक सच में ऐसा नियम, तीनों में से कोई एक ऐसा नियम होगा जिसकी हेल्प से बाकी के नियम प्रूफ हो रहे होंगे। तो वो भैया कहलाता है कि जो न्यूटन्स सेकेंड लॉ जो होता है वो कहलाता है रियल लॉ ऑफ मोशन। क्यों, क्योंकि न्यूटन के सेकेंड लॉ की हेल्प से हम फर्स्ट लॉ को भी प्रूफ कर सकते हैं और थर्ड लॉ को भी प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, अभी हम करके दिखाएंगे आपको, इसलिए उसको रियल लॉ ऑफ मोशन बोला जाता है, न्यूटन के सेकेंड लॉ को। अब देखो जरा, इसको हम दो पार्ट कर देते हैं, जैसे दोनों आपके सामने बने रहेंगे। तो यहां पे हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को प्रूफ करना है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को प्रूफ करना है। तो हमको पता है कि जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है वो क्या होता है, F इज इक्वल टू ma। ठीक है, एज वी नो दैट
एज वी नो दैट। ठीक है, यहां पे अगर हम लिख दें इफ in the absence of external force, यानी कि F इक्वल टू क्या हो गया, 0। जब F उस बॉडी पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है तो M तो 0 हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ, 0 इक्वल टू MA। M तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि मास उस बॉडी का नेवर 0। क्या 0 हो सकता है, A। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो बॉडी क्या है, या तो रेस्ट पे होगी या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे बढ़ रही होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन दो ही केस में 0 हो सकता है, या तो रेस्ट पे रखी है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है। तो ये कब पॉसिबल है, जब एक्सटर्नल फोर्स 0 हो। ये तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता था कि अगर उस बॉडी पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तो बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहेगी, और अगर चल रही है तो चलती रहेगी। यही तो बता रहा है। ठीक है, तो यानी कि दिस प्रूव्स, यहां लिख देंगे दिस प्रूव्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, ये हमारा न्यूटन के फर्स्ट लॉ को प्रूफ कर देता है। ये क्या है, न्यूटन का सेकंड लॉ, यानी कि सेकंड लॉ से हम लोगों ने न्यूटन का फर्स्ट लॉ प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, थर्ड लॉ प्रूफ करते हैं। इसके लिए स्टार्टिंग क्या होगा, देखो, as we know that F is equal to dp upon dt। ठीक है, अब देखो जरा यहां पर दो बॉडी हैं ये। ठीक है, अब दो बॉडी आपस में टकराएंगी तो इसको ये A नाम दे दिया, इसको B नाम दे दिया। ये वाली इस पे फोर्स लगाएगा, ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो इसको हम, ये वाला जो इस पे फोर्स लगाएगा तो इधर, ये वाला इस पे लगेगा तो इधर। इसको हमने नाम दे दिया FBA, इसको नाम दे दिया FAD। मैंने कल बताया था आपको पिछली वीडियो में कि इसको क्या पढ़ेंगे, फोर्स ऑन B ड्यू टू A, फोर्स ऑन A ड्यू टू B। ठीक है, तो इसको हम जरा फॉर A लिख लें, फॉर बॉडी A, ये क्वेश्चन लिख ले, क्या हो जाएगा, FAB इज इक्वल टू DPA अपॉन DT। ठीक है, फॉर बॉडी B के लिए लिख लें, फॉर बॉडी B, तो ये क्या हो जाएगा, FBA इज इक्वल टू DPB अपॉन DT। ठीक है, अब नेट फोर्स अगर हम निकालें इस सिस्टम पे कितना लग रहा है, क्या करना पड़ेगा, दोनों फोर्स को जोड़ देना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, नेट फोर्स ऐड कर दो, तो FAB प्लस FBA इक्वल टू d/dt कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, PA प्लस PB। ठीक है, अब अगर यहां पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, यहां लिख देंगे इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स मींस F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में जो d/dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होता है। तो यहां पे लिख देंगे जो d/dt PA प्लस PB किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि जब उस बॉडी पे फोर्स लग ही नहीं रहा है, मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल टू mv होता है। मास तो देखिए P इक्वल टू होता है m/v, मास से हमको कोई मतलब नहीं है। जब उस बॉडी पे फोर्स लग ही नहीं रहा है तो वेलोसिटी में चेंज होनी नहीं है। जब वेलोसिटी में चेंज होनी नहीं है तो P में भी चेंज नहीं होना है। जब P में भी चेंज नहीं होना है तो उसका रेट ऑफ चेंज हम निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर F इज इक्वल टू 0 है। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हैं, तो यहां पे भैया क्या आ गया, FAB प्लस
एफ बी ए इक्वल टू क्या आ गया 0। बस ये क्या आ गया एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए। और ये जो इक्वेशन है भैया यही तो न्यूटन का थर्ड लॉ होती है, एक्शन रिएक्शन। देखिए यही तो है, यानी कि लिख देंगे यहां पर दिस प्रूव्स, यहां लिख देंगे दिस प्रूव्स न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, कोई कठिन नहीं है। देखो न्यूटन के सेकेंड लॉ ने फर्स्ट लॉ प्रूव कर दिया, न्यूटन के सेकेंड लॉ ने थर्ड लॉ प्रूव कर दिया, इसीलिए इसको बोला जाता है रियल ऑफ मोशन। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। बस है कि जितनी देर बैठो उतनी देर माइंड यहीं पे रखो, पता लगे हम देख तो रहे हैं पढ़ाई और मन लगा यार मम्मी ने बनाया क्या है, यार वो नाटक आ रहा होगा, अरे यार ग्रुप पे चैटिंग करना है, तब नहीं भैया। जितनी भी देर बैठो वो माइंड यहीं पे होना चाहिए, तब जाके ये बहुत इजी लगेंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपका रियल ऑफ मोशन होता क्या है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ चलते हैं। देखो रियल ऑफ मोशन के बाद में एक केस आता है लिफ्ट वाला। बिल्कुल सही, आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बात करने वाला हूं। एक लिफ्ट वाला केस आता है जिसमें पूछता है कि अपरेंट वेट उस बॉडी का कितना होगा अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, ये पूछता है। तो अब हम लोग थोड़ा उसी पे डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ऐसा होता क्या है ये, कि वेट भी कभी गड़बड़ हुआ करता है क्या। मास तो कभी चेंज नहीं होता, वेट ही चेंज होता है। देख लेते हैं, तो हेडिंग डाल लेते हैं apparent weight of man in lift। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट बताएंगे भैया, बस यहीं पे बने रहिए। देखो पहला केस, एक मैंने लिफ्ट बना दी है, ठीक है, इसी पे ये आदमी खड़ा हुआ है, मेरी आर्ट है बेकार भैया तो इसलिए ये आदमी है। दूसरा केस, ये लिफ्ट है, यहां पर भैया ये आदमी बना हुआ है। तीसरा केस, ये आदमी बना हुआ है, ठीक है। और ये चौथा केस, ये लिफ्ट है और ये आदमी बना हुआ है। अब देखो जरा, ये लिफ्ट है, ये क्या भैया आपकी लिफ्ट है। ये आदमी, इसका जो वजन होगा वो तो हमेशा नीचे की तरफ होगा। अब इस पे वो वेट नीचे की तरफ है तो रिएक्शन ऊपर की तरफ होगी, न्यूटन के थर्ड लॉ ने बताया है। तो यहां पर भैया रिएक्शन किधर हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी आर। ठीक है, अब अगर ये लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, कितने, विद एक्सेलरेशन स्मॉल ए, अगर ये लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है तो नेट जो इस आदमी को अपना वेट फील होगा कितना होगा, देखो जरा। ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, मतलब क्या है, जो रिएक्शन है ये लग रहा है कि रिएक्शन उसको ऊपर की तरफ खींच रही है, तभी तो लिफ्ट ऊपर जा रही है। तो यहां लिख देंगे R माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। मतलब यहां पर R ज्यादा है तभी तो mg को खींच रहा है ऊपर, अगर mg ज्यादा हो जाता तो नीचे नहीं खींच लेता। तो R माइनस एम जी ये मिलाकर के क्या लगा रहे हैं, उस पर एक फोर्स लगा रहे हैं जो जिससे लिफ्ट ऊपर की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, तो यहां पर R इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, तो R इक्वल टू क्या हो गया, m कामा ले लो g प्लस ए, मतलब जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी विद एक्सेलरेशन ए तो उस आदमी को अपना वजन इतना फील होगा। ठीक है, जरा इस केस में देख लेते हैं, बिल्कुल सेम है। अब ये लिफ्ट नीचे आ रही है विद एक्सेलरेशन स्मॉल ए, वजन mg नीचे, रिएक्शन r ऊपर। ठीक है, कॉन्सेप्ट देखिएगा, अब नीचे आ रही है इसका मतलब mg ज्यादा हो गया, तो यहां पे क्या हो जाएगा
एम जी माइनस आर इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर एम जी माइनस एम ए, तो यहाँ से m कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा g माइनस ए। मतलब जब लिफ्ट नीचे आ रही है, जब लिफ्ट नीचे आ रही है तब आपका जो उसको वजन होगा इतना फील होगा। ठीक है, मतलब यहां पर अपना वजन उसको बढ़ा हुआ फील होगा और यहां पर उसको अपना वजन कम होता हुआ फील होगा। इस केस में क्या होगा, अब लिफ्ट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे आए, लेकिन क्या है यहां पर, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेदर लिफ्ट इज इन अप डायरेक्शन और लो डायरेक्शन। चाहे लिफ्ट ऊपर जा रही हो चाहे नीचे जा रही हो, लेकिन कंडीशन क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म अगर वर्ड आ गया तो भाई एक्सीलरेशन तो पहले जीरो हो गया, एक्सीलरेशन तो पहले जीरो हो गया। अब देख लो यहां पर अगर एक्सीलरेशन दोनों में जीरो पुट कर दोगे तो भैया आर किसके बराबर आ जाएगा, mg के बराबर आ जाएगा। देखो मतलब जो उसको अपेरेंट वेट है वो उसको रियल वेट के जितना फील होगा। ये क्वेश्चन, ये वाला केस जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका जो वेट है नीचे हम mg लिखे दे रहे हैं, रिएक्शन हो गई r ऊपर की तरफ। ठीक है, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चाहे लिफ्ट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, उसको जो वेट अपेरेंट फील होगा वो इतना फील होता है। ये केस क्या करता है, इसका भी भैया mg नीचे की तरफ, रिएक्शन ऊपर की तरफ। अब ये लिफ्ट आ रही है अंडर फ्री फॉल, अंडर फ्री फॉल कंडीशन। अंडर फ्री फॉल मतलब होता है a इज इक्वल टू जी, मतलब लिफ्ट की रस्सी टूट गई, लिफ्ट की रस्सी टूट जाए और या तो लिफ्ट नीचे आए, वो a इज इक्वल टू जी की कंडीशन में हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में उसको वेट कितना फील होगा, तो वहां पर देखिए जब लिफ्ट नीचे आएगी तो ये वाला केस है, इसमें a इज इक्वल टू जी पुट कर देंगे तो r क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू जीरो। मतलब इस कंडीशन को भैया यहां पर बोलते हैं वेटलेसनेस, वेटलेसनेस कंडीशन। यहां लिख देंगे दिस इज वेटलेसनेस कंडीशन। मतलब ऐसी स्थिति में उसको अपना वेट फील ही नहीं होगा, उसको ये लगेगा मेरा तो कुछ वेट नहीं है। ठीक है, तो ये भैया 4 केस आपके सामने मैंने लिख दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट है। जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो उसको अपना वेट बढ़ा हुआ फील होगा, जब लिफ्ट नीचे आ रही है तो उसका वेट घटा हुआ फील होगा, इस फॉर्मूले से निकाल देंगे। और जब लिफ्ट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर वो ऊपर नीचे जा रही है तो भैया उसको हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, मतलब उसको रियल का वेट उसको फील होगा। अगर फ्री फॉल कंडीशन है तो आपकी वेटलेसनेस कंडीशन, मतलब उसको कुछ फील ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया छोटा सा टॉपिक। अब जो भैया हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल सही है। अब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को 2 तरीके से बताएंगे। वैसे आपको पता है उसमें कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन अब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को 2 तरीके से बताएंगे। देखो कैसे, क्योंकि एक तरीका तो आप लोग पढ़ चुके हो। देखो 2 तरीके कौन कौन से, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेता हूं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो हेडिंग डाल देता हूं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कर देते हैं, इसको 2 पार्ट कर देते हैं, जिससे एक सामने सब कुछ सामने सामने आ जाए। कहता है कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम को एक्सप्लेन करो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ एंड फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ।
दो तरीके से पूछ लेता है। तो न्यूटन के सेकंड लॉ से कैसे एक्सप्लेन करेंगे, न्यूटन के थर्ड लॉ से कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये हमको बताना है। चलो यही चीज का हमने दो तरीके से बताएंगे। तो यहां लिख देंगे फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ। पहले हम इसको न्यूटन के सेकेंड लॉ से एक्सप्लेन कर लेते हैं। बहुत आसान, न्यूटन का सेकेंड लॉ से बहुत आसान है। हमको पता है F इक्वल टू dp अपॉन dt, ठीक है। अब यहां लिख दें इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अगर उस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो तो इसका मतलब क्या हुआ, F इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, dp अपॉन dt इक्वल टू 0, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम 0 है। तो इसका मतलब क्या, मोमेंटम कांस्टेंट है। तो इसका जब इंटीग्रेट करते हो तो अब यहां लिख देंगे ऑन इंटीग्रेशन p इक्वल टू क्या हो जाता है, कांस्टेंट आ जाता है। ये आ गया भैया हमारा। तो यहां पर बस आपको क्या ध्यान रखना है, ये लाइन आपको ध्यान रखनी है कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। ये न्यूटन के सेकंड लॉ से हम लोग मैक्सिमम यही पढ़ते हैं ज्यादातर हम लोग, ठीक है। अब जो लेकिन न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग न्यूटन के थर्ड लॉ से इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। वो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये तो सिंपल लिखने के लिए आ जाता है तो वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है। देखो जरा, अब हम लोग न्यूटन के थर्ड लॉ से कैसे एक्सप्लेन करते हैं, फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ से कैसे एक्सप्लेन करते हैं। देखो ज्यादा कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको पहले। सबसे पहले मैंने दो बॉडी बना दी। इस पहली बॉडी का मास m1, इसकी वेलोसिटी u1, मास m2, वेलोसिटी u2, और ये जा रही है इधर, ठीक है। ये बिफोर कोलिजन है, ये इधर है, कोई कोलिजन नहीं हुआ है, बिफोर कोलिजन, ठीक है, बिफोर कोलिजन। और इधर मान लेते हैं ये दो बॉडी जा रही है, देखो ये दो बॉडी ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रही हैं दोनों, और मान लीजिए इनकी क्या वो दोनों में कोलाइड हो गया। कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी देखिए, मास तो चेंज नहीं होगा। ये फर्स्ट बॉडी है, ये सेकेंड बॉडी है, ये फर्स्ट बॉडी, ये सेकेंड बॉडी, तो वेलोसिटी v1 हो गई, ये v2 हो गई। ये हो गया आफ्टर कोलिजन, ठीक है। इधर बिफोर कोलिजन, ये आफ्टर कोलिजन। अब यहां देखो जरा, अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, हमको लीनियर मोमेंटम यहां पे कंजर्व दिखाना है। अब कैसे दिखाएंगे, तो यहां पर हम लोग सबसे पहले न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ यूज कर लेते हैं। देखो भैया, यूजिंग as we know that F is equal to dp अपॉन dt, ठीक है, dp अपॉन dt हो गया। यहां पर ये हो गई पहली बॉडी, ये हो गई दूसरी बॉडी, ठीक है। अब यहां पे क्या करते हैं, F इज इक्वल टू dp हमको एक बार बिफोर कोलिजन लगाना है, एक बार आफ्टर कोलिजन लगाना है, ठीक है। तो यहां पर देखो जरा, पहले हम यहां पर फोर्स निकालने की, देखिए ये जब लड़ा होगा, जब ये दोनों बॉडी, जैसे ये बॉडी होंगी, ये जब लड़ी होंगी तो इस वाले ने इस पर फोर्स लगाया होगा और इस वाले ने इस पर फोर्स लगाया होगा। तो मतलब एक देखिए यहां फिगर बना देते हैं, जब ये दोनों बॉडी लड़ी होंगी, ये पहली दूसरी, तो इस वाली ने इधर फोर्स लगाया होगा, इसको हम 1 2 लिख देते हैं, इस वाली ने इधर लगाया होगा, F2 1 लिख देते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम सबसे पहले F12 निकाल लें और हम F21 निकाल लें,
ठीक है, देखो तो यहां पर F12 कितना होगा, dP1 अपॉन dt, और यहां पे क्या हो जाएगा, F21 कितना हो जाएगा, dP2 अपॉन dt। ठीक है, F12 दोनों को ऐड कर दो, F21 इज इक्वल टू d अपॉन dt। देखो यहां पर P1 और P2 कि इस बॉडी का मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, चेंज इन मोमेंटम। यहां पर अगर इसको अब ऐसा लिखो तो ये ज्यादा सही रहेगा। देखो dP1 यानी कि पहली बॉडी में चेंज इन मोमेंटम कि बिफोर कोलिजन कितना था और आफ्टर कोलिजन कितना है। देखो बिफोर कोलिजन m1 u1, आफ्टर कोलिजन माइनस m1 v1। ठीक है, अपॉन dt प्लस m2 u2 माइनस m2 v2 अपॉन dt। ठीक है, तो ये हो गया आपका dp2 अपन dt तो मैंने रख ही दिया, चेंज इन मोमेंटम। ये हो गया dp2 चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी, ये dp1 हो गया चेंज इन मोमेंटम इन फर्स्ट बॉडी। अब इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, यहां लिख देंगे इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, तो F12 प्लस F21 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये टर्म 0 हो जाएगा तो ये 0 के बराबर हो गया। देखो भैया, तो m1 u1 माइनस m1 v1 अपॉन dt प्लस m2 u2 माइनस m1 v2 अपॉन dt किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। अब ये दोनों टर्म ये 0 में चला गया। अब इसमें 1 वाले एक तरफ माइनस, अब एक बार इसमें u वाले एक तरफ कर लो, v वाले एक तरफ कर लो, तो कितना हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये जो लाइन लिखी हुई है भैया, इसको जरा ध्यान से देखिए। m1 u1 इस बॉडी का मोमेंटम, m2 u2 इस बॉडी का मोमेंटम, मतलब मोमेंटम बिफोर कोलिजन m1 v1 प्लस m2 v2, मतलब मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो यहां लिख सकते हैं कि ये लिखा है मोमेंटम बिफोर कोलिजन, इसको हम लोग इसको यहां हटा देते हैं इसको, क्योंकि अभी तो हो ही चुका था, यहां लिखे दे रहे हैं। देखो तो यहां पर इसको हम लोग लिख सकते हैं कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन ये किसके बराबर होगा, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, यही बस न्यूटन के थर्ड लॉ से कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम जो रूल है वो प्रूफ किया जाता है। ठीक है, कि रिएक्शन के पहले का मोमेंटम रिएक्शन के बाद का मोमेंटम कैसा होता है, कंजर्व रहता है। ये जो लाइन लिखी हुई है ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब न्यूमेरिकल में कैसे आता है देखो जरा। न्यूमेरिकल में एक ज्यादा तो न्यूमेरिकल ये आता है रिकॉइल ऑफ अ गन, मतलब कहता है कि गन के अंदर एक बुलेट रखी है, अब उसको फायर की जाती है। अब बताओ जो गन है, गन कितनी स्पीड से पीछे हटेगी या बुलेट जो है कितनी स्पीड से आगे जाएगी। जैसे मैं यहां फिगर बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है,
ये बुलेट रखी हुई है, ये है बिफोर फायरिंग। अभी दोनों इसका मास जो है स्मॉल m है, इसका मास कैपिटल M है, और अभी ये रखी रेस्ट पे रखी है। जब फायर करेंगे, अब देखो जब फायर करेंगे इसमें, तो जो ये आपकी बंदूक है ये पीछे की ओर हटेगी और जो आपकी बुलेट है ये आगे की तरफ जाएगी। यही होता ही है। यही हमको कितनी स्पीड से आगे पीछे गई ये हमको एक्सप्लेन करना है। कैसे होता है ये देखो जरा। इसका मास कितना था, इसका तो कैपिटल M था, इसका स्मॉल m था। ठीक है, ये v1 वेलोसिटी से आगे बढ़ी, ये v2 वेलोसिटी से। यहां पर हमको निकालना है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब देखो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अभी तो ये दोनों चल ही नहीं रही हैं, तो दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई, 0। यानी कि ये बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगा, 0। आफ्टर कोलिजन कैपिटल M v1 प्लस स्मॉल m v2। ठीक है, अब इसमें से कैपिटल M v1 इज इक्वल टू माइनस m v2 माइनस, यही शो करता है दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अब यहां से जो जिसको पता हमको निकालना होगा वो हम पता कर लेते हैं। जैसे कहेगा कि गोली किस स्पीड से आगे बढ़ी, तो हमको v2 निकालना है, तो v2 इज इक्वल टू माइनस m स्मॉल m, ये v1 हो जाएगा। ठीक है, और अगर कहता है v1 बंदूक किस स्पीड से पीछे हटी, तो v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस m v2 अपॉन कैपिटल M। ठीक है, ये तो यहां पर लिख देंगे, ये है मास ऑफ गन। ठीक है, ये तो सीधे से फिगर में दिख रहा है, लिखने की क्या जरूरत। तो सब आपको क्लियर हो गया, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। बस क्या करना है, आपको एक बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है बस। हमको नहीं लगता आपको कोई इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ होगा। बस आपको करना है कि देखिए सबसे पहले मैंने ये करके आपको दिखा दिया। ठीक है, कि ये आपसे कंक्लूजन निकालिए आपने कि किसी भी रिएक्शन में पहले का लीनियर मोमेंटम बाद का लीनियर मोमेंटम दोनों बराबर होगा। ठीक है भैया, जब हमने देखा यहां पर कि चलने से पहले दोनों तो रेस्ट पे रखे हैं, तो चलने से पहले इनका वेलोसिटी क्या हो गया, 0, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि m इंटू वी होता है। और जब फायर हुआ तो बंदूक पीछे हटती है और गोली आगे बढ़ती है, ये प्रैक्टिकली भी देखा हमने। तो यहां पर जब हम इसकी v1 वेलोसिटी, इसकी v2 वेलोसिटी, मास तो कैपिटल M स्मॉल m माने थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया, कंजर्वेशन रूल लगा दिया, बिफोर एंड आफ्टर तुरंत निकाल दिया। ठीक है, और यही रीजन होता है जब आप किसी जैसे नाव पे बैठे हो और जब नाव से कूदो तो क्या होता है, आप आगे क्यों कूदते हो, नाव पीछे क्यों हटती है। बिल्कुल यहीं पे रहता है, यही वाला केस रहता है कि जब तक आप बैठे हो दोनों की स्पीड 0, जब आप कूदते हो तो आप अलग जाते हो, वो अलग जाती है, यही माइनस आ जाता है वहां पर। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में भैया बहुत इंपॉर्टेंट केस डिस्कस हुए हैं, इनको एक बार रिवाइज जरूर करिएगा। फिर भैया इसके साथ ही फिर नेक्स्ट हम लोग वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस तरीके से अपना रिवीजन भी कंटिन्यू रखिए। जो कोई प्रॉब्लम हो भैया, ये आपका ही चैनल है, विदाउट कोई हेजिटेशन आप कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर भैया चैनल पे जो लोग नए हैं, अगर आपको चैनल लग रहा है कि नहीं भाई वाकई में इस पे जो कंटेंट मिल रहा है बहुत अच्छा मिल रहा है और बहुत आसानी से समझ में आ जा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाला बेल प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको जो मैं भी वीडियो अपलोड करता हूँ तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आपका रिवीजन बिल्कुल छूटे ना। ठीक है, तो उसी के साथ ही भैया आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से तैयारी करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।